लेट्स बिगिन। सो क्या डिस्कस कर रहे थे अपन फ्रंट एंड में? आई थिंक अभी जो अपन ने फ्रंट एंड में पहले टेक्नोलॉजी के साथ अपन डिस्कस कर रहे थे, पिछले जो भी 4-5 दिन के सेशन हुए उसमें अपन ने एक ही टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, दैट इज व्हाट HTML, राइट? सो एज ए फ्रंट एंड ऑलरेडी आपको पता है कि अपने को मल्टीपल चीजें देखने की रिक्वायरमेंट है, HTML, CSS, राइट, जावास्क्रिप्ट, एंड देन विल लुक इनटू द फ्रेमवर्क दैट इज React, राइट? ओके, सो अभी अपन ने HTML के रिगार्डिंग डिस्कशन करना स्टार्ट किया है, जहां पे अपन ने ये देखा है कि पहली जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज होती है किसी भी वेब पेज के बनने की, वो क्या होता है? कंटेंट, राइट? और कंटेंट के रिगार्डिंग जो भी आपको करना है वो आप किसके थ्रू करोगे? HTML के थ्रू, राइट? तो फिर अपन ने HTML देखा कि किस तरीके से कंटेंट कर सकते हैं, जिसमें अपन ने बहुत सारी चीजें देखी कि HTML में लगभग हर एक चीज को करने के लिए क्या अवेलेबल होता है? टैग्स अवेलेबल होते हैं, राइट? तो टैग्स के थ्रू आप HTML में ऑपरेट करते हो, और अगर आपको टैग्स को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो फिर वो किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हो? आप एट्रीब्यूट की फॉर्म में प्रोवाइड करते हो, राइट? तो ये कुछ चीजें अपन देखी जहाँ पे मल्टीपल टैग्स के बारे में बात की, और पिछले 1-2 दिन से अपन HTML के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज फॉर्म एलिमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? जिसमें अपन ने देखा एक्चुअली कि फॉर्म में किस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हो, किस तरीके से आप फॉर्म पे एक्शन का क्या रोल होता है, मेथड का क्या रोल होता है, किस तरीके से एक्चुअली अगर आपको प्रॉपर अगर एक जगह से दूसरी जगह पर रेस्पॉन्स भेजना है, एक पेज से दूसरे पेज पे, तो आप कैसे भेज सकते हो, जिसमें एक एट्रीब्यूट का रोल आता है, उस एट्रीब्यूट का नेम एट्रीब्यूट का, राइट? तो बहुत सारी चीजें अपन ने डिस्कस की। इवन कल लास्ट क्लास में अपन ने कुछ वैलिडेशंस भी देखे, जहां पे अपन ने बात की थी कि वैलिडेशंस दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है, दूसरा कौन सा होता है? सर्वर साइड वैलिडेशन। तो अपन ने देखा था क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है, सर्वर साइड किसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो ये यहां तक अपन ने कल के सेशन में डिस्कस किया था। तो अभी कुछ और चीजें हैं, कुछ और टैग्स है जिनको अपन HTML में अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। लेट्स से नाम आपने सुना हो तो div टैग होता है, राइट? स्पैन होता है, कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। बट देन अपन अब एक्चुअली अपन क्या करने वाले ना, अपन स्टार्ट करते हैं आज किसके साथ? थोड़ा CSS के साथ स्टार्ट करते हैं, सो दैट अपन दोनों चीजों को मिक्स करेंगे, HTML और CSS को, और आप प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर पाओगे, सो दैट अपन इवन वेब पेज भी बना पाएंगे और उसको स्टाइल भी कर पाएंगे किसके थ्रू? CSS के थ्रू, राइट? तो देखते हैं एक्चुअल में कि इतना आपको समझ में आ गया कि HTML का रूल क्या होता है। अभी खत्म नहीं हुआ, पैरेलल चलता जाएगा, क्योंकि बिना HTML का आप वेब पेज लेके नहीं सकते, तो फिर CSS पढ़ेंगे साथ में HTML भी चलता जाएगा, राइट? क्योंकि अभी जो बचे हुए, लाइक मैं div टैग के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्पैन टैग के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये आप तब तक नहीं समझ सकते अच्छे से, तब तक इनको फील नहीं कर सकते जब तक आपको CSS का आइडिया नहीं हो। क्योंकि अगेन इसको स्टार्ट करते मेरे को एक ही चीज आपको बोलनी पड़ेगी, वो ये कि अगर आपको कुछ जो टैग है जो अपन ने पढ़े हैं सबको एक साथ कॉमन तरीके से क्या करना है? स्टाइल करना है, तो आप div या स्पैन के थ्रू कर सकते हो। अब बात ये कॉमन तरीके से स्टाइल करना है, तो पहली चीज स्टाइल करने का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो प्रॉपर तरीके से आप फील कर पाओगे। तो फिर लेट्स बिगिन विद द CSS। थोड़ा आइडिया पहले इसका लेते हैं, सो दैट फिर अपन दोनों मिक्सअप मैनर में आगे चलाएंगे, राइट? CSS मींस, अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो दैट इज व्हाट? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, राइट? क्या मतलब होता है इसका? देखो HTML किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? कंटेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और कंटेंट खाली अगर आप कंटेंट की बात करोगे तो वो इतना अच्छा दिखता नहीं है, राइट? जैसे अभी अपन ने जितने भी फॉर्म बनाए, अपन ने लेबल दिए थे, जैसे नेम दिया, आगे बॉक्स दिया, फिर एक और कुछ दिया, आगे बॉक्स दिया, तो ये आ तो सब कुछ प्रॉपर रहे थे, बॉक्स आ रहा था, डेटा एक पेज से दूसरे पेज पे जा भी रहा था, राइट? ये सब अपन ने किया। लेकिन अगर आप लुकिंग वाइज बात करोगे तो फिर वो वेब पेज अच्छा अपने को दिख नहीं रहा था, राइट? क्यों? क्योंकि अभी तक खाली कंटेंट कंटेंट वहां पे दिख रहा था अपने को, उसके स्टाइलिंग के रिगार्डिंग अपन ने कुछ किया नहीं था, राइट? तो स्टाइलिंग के रिगार्डिंग कुछ करना है तो फिर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी? CSS की। अब जब बात करते हैं CSS की, तो ये HTML के पेज को स्टाइल करने के लिए काम में आता है। पहला जो मेन प्राइम गोल होता है CSS का, वो है ऑलरेडी आपके पास HTML का पेज है जिसपे कुछ कंटेंट है, उसको अगर आपको स्टाइल करना है तो उसमें कौन हेल्प करेगा? आपकी CSS। जब हम बात करते हैं CSS की, तो कितने तरीके से अपन ये काम कर सकते हैं, पहले वो तरीके देखते हैं। टोटल 3 तरीके से आप CSS फाइल के साथ काम कर सकते हैं। तीनों में से बेस्ट कौन सा, आपको कौन सा करना चाहिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे, बात करेंगे अपन उसका। लेकिन पहले चलो मैं आपको तीनों तरीके बताता हूँ। देखो फर्स्ट वे क्या है, जैसे यहाँ पे एक अपन HTML की फाइल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हियर, लेट्स सी, एक अपन HTML की फाइल बनाते हैं यहाँ पे, मैं सेव कर देता हूँ उसको डेस्कटॉप पे। ओके, मैंने एक फाइल बनाई csv.html नाम से, और उसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, राइट? ओके, लेट्स इस फाइल में अपन कुछ करते हैं यहाँ पे HTML
ओके, लेट्स से बॉडी। चलो देखो अभी आराम से देखना है यहाँ पे, लेट्स से बॉडी। फाइन, ओके, मान लो एक बेसिक सा कुछ लेता हूँ, लेट्स से हेडिंग लेते हैं खाली, अपन हेडिंग अभी बात करते हैं। सबसे पहला जो टैग अपन ने डिस्कस किया था वो क्या था, हेडिंग टैग्स, राइट। तो फिर लेट्स से मैं मेन हेडिंग डालता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, HTML। तो फिर मेन हेडिंग अपनी क्या हुई, HTML। आपको पता है अगर मैं इस पेज को चलाऊंगा तो अपने को जो वेब पेज है उसकी बॉडी पे क्या दिखने वाला है, HTML दिखने वाला है, क्योंकि बॉडी में जो भी लिखोगे वो मेन पेज पे अपने को दिखता है। और वो HTML जो भी है वो H1 के अकॉर्डिंग दिखने वाला, मेन हेडिंग के अकॉर्डिंग, मतलब उतना बड़ा होगा एंड ऑल। तो एक बार अगर अपन इसको चला के देखें, लेट्स से फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, यहाँ से जाते हैं अपन, या तो फिर अपन ने इसको डेस्कटॉप पे सेव नहीं किया, कहीं भी कर लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे लेट्स मूव टू द डेस्कटॉप, और यहाँ पे ये फाइल होगी cs.html, और यहाँ पे मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा, ये देखो क्या प्रिंट हो रहा है, HTML प्रिंट हो रहा है और H1 के अकॉर्डिंग हो रहा है, राइट। तो ये नॉर्मल कंटेंट तो आ गया, बट सपोज करो मेरे को क्या चाहिए ना, कुछ भी चेंज करना है। लेट्स से मैं ब्लैक कलर में नहीं चाहता, इसको कौन से कलर में चाहता हूँ, रेड, मतलब मेरे को अलग स्टाइल करना है, इसको कौन सा कलर देना है, रेड कलर। तो फिर किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, CSS की। तो आप कैसे कर सकते हो, देखो पहला तरीका CSS का, आप कैसे लिख सकते हो, जैसे किसको आपको रेड कलर में लाना है, कि जो H1 वाली मेन हेडिंग है, राइट। तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है आपको, यहाँ पे H1 टैग के अंदर जाके आप बताओ इसको स्टाइल देना है, किस तरीके से स्टाइल देना है, इसमें मेरे को क्या चाहिए, कलर चाहिए, और कलर कौन सा चाहिए, मेरे को रेड चाहिए, राइट। तो मैंने इसी टैग के अंदर, जिस टैग में मेरे को चाहिए, लेट्स से H1 टैग में मेरे को चाहिए कौन सा कलर, रेड कलर, मैंने इसी टैग के अंदर CSS डिफाइन कर ली कि मेरे को उसकी स्टाइल चाहिए, क्या चाहिए, कलर चाहिए, कौन सा चाहिए, रेड चाहिए। एक बार चला के देखते हैं क्या ये स्टाइल एप्लीकेबल हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो फिर अभी ये ब्लैक था, अभी आपको कौन सा कलर का दिख रहा है, ये रेड, मतलब जो भी स्टाइल आपने लगाई वो उस पर क्या हो चुकी है, एप्लीकेबल हो चुकी है, राइट। एक काम और करते, जैसे मान लो फर्दर एक और लेट्स सपोज मैं एक और हेडिंग देता हूँ, या कुछ भी लिखते हैं, या पैराग्राफ लिखता हूँ मान लो मैं यहाँ पे, या व्हाटएवर जो भी है, आप हेडिंग लिखते हो लास्ट H2 या फिर H4, कुछ भी लिख लो, जो भी आपको जिस तरीके से आपको देना है। मान लो इसमें मैं लिखता हूँ HTML इज वेरी इजी, सपोज। अभी बाय डिफॉल्ट ये आपको कौन से कलर में दिखेगा, ऑब्वियसली ब्लैक कलर में दिखेगा, जो भी टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट कलर होता है, कौन सा आ रहा है, ये ब्लैक। सपोज ये मेरे को चाहिए ब्लू कलर में, तो फिर ऑब्वियसली आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, अगेन आप इसके अंदर जाओगे, इस टैग के अंदर क्या लिखोगे, स्टाइल। हाँ, स्टाइल मेरे को करना है, स्टाइल में क्या स्टाइल करना है, क्योंकि मल्टीपल स्टाइल होती है, कलर करना है। अब कलर में कौन सा कलर करना है, क्योंकि मल्टीपल कलर होते हैं, ब्लू कलर, राइट। तो ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पे अगर इसको चलाओगे तो फिर नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपको कैसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। अब बस ये पहला तरीका है CSS लगाने का, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS, राइट। इनलाइन CSS का मतलब जहां पे जिस टैग को चाहिए उसी के अंदर आपने CSS लगा दिया, दैट इज इनलाइन। फाइन। अब देखो प्रॉब्लम इससे क्या है मैं आपको बताता हूं। सपोज करो लेट्स से एक और मान लो मैं H4 लेता हूं, एक और H4 लेता हूं, फाइन। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं ना, लेट्स सपोज CSS इज वेरी इजी। अभी ये जो नीचे वाला H4 लिखा मैंने लाइन नंबर 5 पे, इसमें जो मैंने कंटेंट लिखा CSS इज वेरी इजी, ये कैसा आने वाला है, ब्लैक, बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर में आने वाला, राइट। ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पे ये इस तरीके से किस कलर में आने वाला है, ब्लैक कलर में। अगर ये भी मेरे को ब्लू कलर में चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके स्टाइल लगाना पड़ेगा। अब सपोज करो कि ऐसे ऐसे इस वाले HTML पेज पे टोटल मेरे पास 100 H4 टैग है, और मेरे को चाहिए कि सारे के सारे H4 टैग का कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, राइट। तो अगर सारे के सारे H4 का टैग कलर ब्लू होना चाहिए तो कितनी जगह पे मेरे को ये स्टाइल कलर इक्वल टू ब्लू लिखना पड़ेगा, जितनी जगह आपको H4 लिखोगे सब जगह आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, ये फालतू में अननेसेसरी लाइन ऑफ कोड क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, पहली चीज। और लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या डाउन होने वाली है, आपकी रीडेबिलिटी डाउन होने वाली है, राइट। दैट्स द फैक्टर। फाइन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप क्या करना पसंद करोगे, क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि सब जगह आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या दे रहे हो, इनलाइन। इनलाइन का मतलब हर एक टैग के साथ लिखना, तो अगर हर एक टैग के साथ लिखोगे तो जितने टैग है उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा। फाइन। तो ये
तरीका अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली इनलाइन सीएसएस इंडस्ट्री लेवल पे कोई भी नहीं लगाता। अगर कोई भी डेवलपर इस पे काम कर रहा होगा, आप कभी नहीं देखोगे कौन सी सीएसएस लगी हुई है इनलाइन, क्योंकि इससे दिक्कत एक तो ये है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, प्लस मल्टीपल चीजों पर लगाना, तो हर जगह आपको लिखना पड़ेगा। प्लस एक चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक रीजन ये भी है कि HTML की फाइल में CSS यूज मत करो। रीजन इज क्योंकि अगर मान लो कल को HTML में कुछ इशू आया, आपने इस फाइल में कुछ चेंज किया, तो हो सकता है उसकी वजह से क्या डिस्टर्ब हो जाए, CSS भी डिस्टर्ब हो जाए। क्यों कैसे डिस्टर्ब होगी? लेट्स से देखो, मान लो कल को HTML में एक इशू आया कि भाई इसको H4 नहीं करना है, H1 नहीं करना, क्या करना है, H4 करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपने इसको H4 किया तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारे H4 का कलर आपको क्या रखना है, ब्लू, तो फिर इसका कलर भी चेंज करके आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लू करना पड़ेगा। इसका मतलब HTML में चेंज आया, उसकी वजह से क्या डिस्टर्ब हो रही है आपकी, CSS भी डिस्टर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि HTML और CSS आपने एक साथ लिख रखा है, तो हो सकता है एक के कोड में चेंज करने की वजह से दूसरे को क्या होना पड़े, डिस्टर्ब होना पड़े। तो फिर इनलाइन CSS इंडस्ट्री लेवल पे आपको यूज करेगा नहीं, रीजन में आपको बता चुका हूं, राइट। नाउ सेकंड कैटेगरी क्या होती है? तो पहली कैटेगरी हो गई कि जितने टैग आप लिख करो, हर एक टैग लेवल पे आप उसके स्टाइल क्या कर दो, स्पेसिफाई कर दो, दैट इज इनलाइन CSS। दूसरा तरीका जो होता है एक्चुअल में, अगर आप CSS के साथ काम करोगे, चलो ऐसे नहीं करना अगर मेरे को, तो आप क्या कर सकते हो, अगर जैसे मैं अभी आपको मैंने बताया ना कि जैसे सपोज सारे H4 को आपको क्या करना है, ब्लू कलर का करना है, तो या तो ऐसे करोगे तो हर एक H4 पे लिखते जाओ ब्लू ब्लू इस तरीके से, या फिर आप क्या कर सकते हो ना, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका ये है, HTML के अंदर आपका जो एक बॉडी के अलावा जो टैग होता है, कौन सा टैग, हेड, राइट। तो बॉडी के अलावा जो टैग होता है हेड टैग, इसमें आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, एक टैग यूज करना है, कौन सा टैग, स्टाइल टैग, स्टाइल, फाइन। और इसके अंदर, इस स्टाइल टैग के अंदर आप स्पेसिफाई कर दो जो भी आपको करना है। क्या करना है आपको, सारे H4 का जो कलर है वो मेरे को क्या चाहिए, ब्लू चाहिए, तो फिर H4 मतलब सारे H4 हो गया, इसका कलर जो मेरे को चाहिए वो क्या चाहिए, ब्लू चाहिए, राइट। तो ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैंने क्या लिखा, H4, और इसके अंदर क्या लिखा, कलर ब्लू। तो जितने भी H4 इस पेज पे, इस HTML के पेज पे आ रहे हैं, सबका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, राइट। एक बार चला के देखते हैं, अगेन यू विल सी द इम्पैक्ट। नाउ ऑब्जर्व हियर, देखो दो H4 थे, दोनों का कलर ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, ब्लू। HTML इज वेरी इजी एंड CSS इज वेरी इजी। तो इसका मतलब अगर कॉमन पे लगाना है कि सारे H4 को ऐसा करो नॉल, तो फिर ये काम आप किसके थ्रू कर सकते हो, ये काम आप हेड में स्टाइल टैग डाल के ऐसे कर सकते हो, राइट। देखो अभी भी अपन ने क्या किया है, ये इनलाइन नहीं है। इनलाइन का मतलब जहां पे टैग बनाते हो वहीं पे स्पेसिफाई करना, दैट इज इनलाइन, जो कि अपन किसमें कर रहे हैं यहाँ पे, ये H1 में, जहां पे टैग बना रहे वहीं पे स्पेसिफाई कर रहे स्टाइल, तो ये कौन सा हुआ, इनलाइन। ये जो आपको दिख रहा है ये इनलाइन नहीं है, ये आप सेपरेटली कर रहे हो, कौन से टैग में, हेड टैग में स्टाइल को यूज करके, राइट। इससे भी प्रॉब्लम है एक्चुअल में, अगर आप इंडस्ट्री लेवल की बात करोगे। चलो इससे क्या प्रॉब्लम है, देखो पहली प्रॉब्लम तो जो मैंने पिछली बार बताई वही, कि यहाँ पर भी हो क्या रहा है, आप HTML और CSS का जो कोड है वो एक ही फाइल में कर रहे हो, और एक ही फाइल में करने से नुकसान हो सकता है, अगेन एक को चेंज करने जाओ, हो सकता है दूसरे को कभी क्या हो, उससे इंपैक्ट हो, तो फिर अगेन, या फिर अगर किसी को HTML में इश्यू आएगा तब भी इसी फाइल के पास आना है, CSS में इश्यू आएगा तब भी इसी फाइल के पास आना है, तो CSS में इश्यू आ रहा है लेकिन फिर भी स्क्रॉल करते टाइम उसको कौन सा कोड दिखेगा, HTML का, तो फालतू में रीडेबिलिटी क्या होगी, डाउन होगी, कोई सेंस है नहीं उसका। लेकिन एक जो मेन रीजन है ना, वो पता है क्या एक्चुअली, यहाँ पे मेन रीजन ये है कि सपोज करो आपका ये एक HTML पेज है, राइट, पर जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, एक प्रोजेक्ट में कितने HTML पेज हो सकते हैं, मल्टीपल, कम से कम हो सकता है 100-200, बहुत नॉर्मल बता रहा हूं मैं, अगर थोड़ा मिडिल लेवल का प्रोजेक्ट चल रहा है तो फिर 100-200 HTML पेजेस क्वाइट नॉर्मल, राइट। तो फिर सपोज 100-200 HTML पेज है, सब जगह आप सेम स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहते हो क्या, कहीं पर भी अगर H4 है तो उसका कलर क्या करना है, ब्लू करना है, राइट, पूरे 100 पेजेस में। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा ना, हर एक 100 पेजेस में ये स्टाइल वाला लिखना पड़ेगा, ये सेम कॉपी करना पड़ेगा, जो भी आपने यहाँ पे कर रखा ना, ये पूरा स्टाइल टैग हर एक 100 HTML फाइल के हेड में जाके क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो लिखा है वो ओनली इसी फाइल को इंपैक्ट करेगा, दूसरी फाइल को इंपैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि सपोज आपने एक और फाइल बना रखी, क्या, csd1.html, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ऑब्जर्व हियर, देखो जैसे एक और HTML फाइल क्रिएट करते हैं अपन, राइट, ऑब्जर्व आराम से देखना, अब रिलेट करो कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, इसको अपन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तो फिर यहाँ पे
लेट्स से मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ, सपोज एक और बनाते हैं अपन csv1.html, और मैं करता हूँ ना यहाँ पे 1 सेकंड, इसको सही सेव नहीं किया अपन, एक्सटेंशन नहीं दिया अपन। ओके, क्या करते हैं ना अपन यहाँ पे लेट्स सपोज अगेन यहाँ पे HTML फाइन, एंड अगेन यहाँ पे अपन लेते हैं बॉडी, और यहाँ पे अपन लेते हैं क्या H4, सपोज लेट्स से H4, और यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट्स से जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इज वेरी इजी, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ उसमें, राइट। ओके, ऑब्जर्व हियर, मान लो यहाँ पर भी ये जो जावास्क्रिप्ट इज वेरी इजी लिख रखा है, वो किसमें लिख रखा है, H4 में लिख रखा है, बट ये सेपरेट फाइल है csv1.html। फाइन, देखो csv.html में जो भी H4 होगा ऑटोमेटिक कौन से कलर का होगा, ब्लू, या फिर जो भी यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, ये चेंज हो गया तो ऑब्वियसली आप चाहो तो इसको चेंज कर दो, राइट। जो भी यहाँ पे H4 में आपने ले रखा है वो ऑटोमेटिक इसका किस कलर में होने वाला है, ब्लू कलर में होने वाला है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर अपन csv1.html की बात करें तो इसका H4 अभी भी कौन से कलर में रहेगा, ब्लैक ही रहने वाला है, क्योंकि ये जो चेंजेस आपने यहाँ पे किया है ओनली किस फाइल में होने वाला है, इसी HTML फाइल में होने वाला है। एक बार देखो, जैसे इसको सेव करके अगर अपन इसको चलाए, तो फिर ये देखो जो भी H4 है वो किस में आ रहे हैं, ब्लू में आ रहे हैं। बट अगर मैं किसको चलाऊं, अगर मैं csv1.html को चलाऊं, यहाँ से अगर मैं csv1.html को चलाऊं तो जो जावास्क्रिप्ट इज वेरी इजी आ रहा है वो अभी भी किस में आ रहा है, आपका ब्लैक में, राइट। तो फिर दिक्कत ये है इस अप्रोच से कि एक्चुअली ये जो चीजें आप कर रहे हो वो एक ही पेज पे होगा, अगर सब पेज पे कॉमन करना है तो फिर ये तरीका एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इस केस में क्या करना पड़ेगा ना, आपको ये स्टाइल वाला कॉपी करके लाना पड़ेगा और इसमें भी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक हेड सेक्शन बनाना पड़ेगा, और हेड सेक्शन बना के इसमें भी मैं क्या करने वाला हूँ, ये पोर्शन कॉपी करने वाला हूँ। ऐसा करूंगा तो अब इसका भी H4 कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लू। तो अब अगर आप csv1.html को भी चलाओगे तो फिर ये भी कौन से कलर का आपको दिखेगा, ब्लू। देखो एक प्रॉब्लम तो ये है कि हर एक में कॉपी करके लाना पड़ेगा, चलो मैं एक बार कॉपी करके ले भी आया, पर सपोज कल को डिसाइड हुआ कि जितने भी 100 HTML पेज है सबका जो H4 है ना वो रेड कलर का होना चाहिए, तो अब दिक्कत ये है कि आपको कितनी फाइल में चेंज करना पड़ेगा, 100 फाइल में, क्योंकि 100 जगह पे आपने ब्लू ब्लू कर रखा है, राइट। तो विच इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि एक तो पहली बात बनाने के टाइम पे अननेसेसरी आप लाइन ऑफ कोड बढ़ा रहे हो हर एक चीज में कॉपी करके, दूसरा अगर कभी मॉडिफिकेशन करना हुआ तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट चीज बनेगी, क्योंकि फिर आपको एक एक फाइल में जाके क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली रिकमेंडेड है नहीं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे। तो फिर आप क्या करोगे, आप एक्चुअल में जो लगाओगे ना वो लगाओगे तीसरा तरीका, और वही लगभग आप हर एक इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट पे देखने वाले हो। और वो थर्ड वे क्या है, HTML की फाइल आप अलग करो, CSS की फाइल आप अलग करो, राइट। और वो कैसे करने वाले हो आप, ऑब्जेक्ट हियर देखो, एक सेपरेट अपन फाइल बनाते हैं यहाँ पे किसके करस्पॉन्डिंग, CSS के करस्पॉन्डिंग। तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट फाइल बनाता हूँ लेट्स से CSS, और यहाँ पे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसको किसी भी नाम से सेव कर दो, लेट्स से csv.css कर लेते हैं अपन इसको। ओके, तो यहाँ पे लेट्स सपोज अपन ने इस CSS फाइल को बनाया। अब क्या करते हो, जो भी कोड CSS के रिगार्डिंग है वो आप इस फाइल में करिए। तो जैसे क्या कोड था अपने को, सारे H4 टैग को क्या करना है, अपने को इसका कलर करना अपने को क्या, ब्लू। ओके यस, सारे H4 का कलर अपने को क्या करना है, ब्लू। तो वो मैंने किस में डाल दिया, एक सेपरेट CSS फाइल मैंने बनाई, इसमें डाल दिया। लेकिन अब अभी अगर जाके देखोगे, देखो जैसे इसका मैं हटा देता हूँ ये, अब ये मेरे को स्टाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने ये हटा दिया, राइट। एक बार के लिए मैंने इवन ये हेड सेक्शन भी हटा दिया, अभी यहाँ पे हेड सेक्शन रहने दो, उसमें कुछ अभी है नहीं। देखो ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो H4 है, यहाँ पे जो H4 है, राइट, ये दोनों का कलर कैसा आएगा अगर चलाओगे तो। भी देखो अगर अभी चलाओगे csv.html तो दोनों का कलर कैसा आने वाला है, ब्लैक, क्योंकि रीजन इज आप बोलोगे आपने सेपरेट वो फाइल तो बना दी, कौन सी फाइल, CSS, लेकिन इसको क्या पता कि वो CSS फाइल क्या है, आपकी HTML फाइल को क्या पता कि वो CSS फाइल क्या है, क्योंकि आप कितनी CSS फाइल बना सकते हो, मल्टीपल। अब कौन सी CSS फाइल के थ्रू इसको चलाना है वो उसको बताना पड़ेगा। तो खाली एक लाइन का कोड आपको HTML फाइल में लिखना पड़ेगा, और वो एक लाइन का कोड क्या है, इसको इसके साथ लिंक करना है। किसको लिंक करना है इसके साथ, 1 सेकंड, किसके साथ लिंक करना है इसको, इसके साथ लिंक करना है, किसको लिंक करना है, CSS फाइल को। लिंक करने के लिए क्या टैग यूज करोगे आप, लिंक। ओके, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, किस रिलेशन से आप लिंक करना चाह रहे हो, स्टाइल शीट, दैट इज स्टाइलिंग करने के काम आ रहा है, राइट। और तीसरा आपको बताना पड़ेगा वो फाइल कहां पे पड़ी है, तो कहां पे पड़ी है वो,
ऑब्वियसली डेस्कटॉप पे पड़ी है, और ये वाली HTML फाइल कहां पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे ही पड़ी है, तो फिर सीधा नाम लिख सकते हो आप csd.css। अगर मान लो ये HTML फाइल आपके डेस्कटॉप पे पड़ी है और ये CSS फाइल आपकी किसी और ड्राइव में पड़ी है, तो पूरा पाथ देना पड़ेगा आपको, ड्राइव का नाम, उसके अंदर जो फोल्डर है उसका नाम, फिर इस फाइल का नाम, इस तरीके से पूरा पाथ आपको यहाँ पे href में लेना पड़ेगा, मतलब रेफरेंस, मतलब कहाँ पे पड़ी है ये, राइट। तो एक बार अब चला के देखते हैं एक्चुअली कि अब क्या इसमें जितना भी है उसके कलर चेंज हो गए या नहीं, मतलब सारे H4 ब्लू कलर में आ रहे या नहीं, एक बार इसको चला के देखते हैं। तो अपन यहाँ पे आते हैं और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यू विल सी कि सारे जो भी H4 है वो कौन से कलर में आ रहे हैं, ब्लू कलर में, राइट। अब जैसे मान लो दूसरे वाले को भी लिंक करना है, दूसरे वाले फाइल को भी, तो प्रीटी सिंपल, कैसे कर सकते हो आप लिंक। सब जैसे एक और नई अपन HTML फाइल बनाते और उसको भी लिंक करते हैं अपन, राइट। तो सब जैसे यहाँ पे मैं एक और HTML फाइल बनाता हूँ, लेट्स से HTML, और लेट मी सेव दिस, कुछ भी बनाते जाओ, लेट्स से csd2.html, ओके। यहाँ पे मैंने एक और फाइल बनाई और इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट्स से अगेन HTML, और यहाँ पे बॉडी फाइन, और यहाँ पे लेट्स सपोज H4, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो, लेट्स सपोज जो अपन ने लिख रखा था ना, लेट्स सपोज जावास्क्रिप्ट इज वेरी इजी, राइट, ओके। नाउ यहाँ पे मेरे को क्या करना ना, इस H4 का भी कलर क्या चाहिए मेरे को, ब्लू, या फिर इसकी प्रॉपर्टी भी किसके अकॉर्डिंग चाहिए, csd.css के अकॉर्डिंग चाहिए। तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है, सिंपल, यहाँ पे क्या लिखोगे, हेड सेक्शन, ओके। हेड सेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, लिंक करोगे, लिंक करना आपको, देन क्या लिंक करना आपको, स्टाइल शीट, ओके। एंड ये कहां पे पड़ी है स्टाइल शीट आपकी, जो भी लिंक करना आपको सेम पे पड़ी है तो डायरेक्ट नाम लिख लो, ओके फाइन। ये लिंक कर दिया आपने। अब देखो ऑब्जर्व करना, अगर इस csd2.html को भी चलाऊंगा तो ये जो जावास्क्रिप्ट इज वेरी इजी, वो किस कलर में आने वाला है, ब्लू कलर में, राइट। तो ऑब्जर्व हियर, अब यहाँ पे अगर मैं चलाता हूँ csd2.html को, क्या आने वाला है, ये देखो किस में आने वाला, जावास्क्रिप्ट इज वेरी इजी, आपके ब्लू कलर में आने वाला, राइट। अब देखो इससे फायदा ये है, कल को अगर मान लो आपको जावास्क्रिप्ट नहीं खाली स्क्रिप्ट लिखना है, तो इसका मतलब क्या चेंज करना है, कंटेंट। तो कौन सी फाइल में जाओगे आप, इसकी HTML फाइल में। कल को मान लो इसका कलर ब्लू नहीं चाहिए आपको, कलर रेड चाहिए, तो मतलब क्या चेंज करना आपको, इसकी स्टाइल चेंज करनी है। आप डायरेक्ट इसमें जाओगे CSS फाइल में, तो अगर CSS में जा रहे हो तो आपको HTML टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, HTML में जा रहे हो तो आपको CSS टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस वन मोर थिंग, सपोज पूरी 100 फाइल में इस तरीके से H4 किस में आ रहा है, ब्लू कलर में आ रहा है, आपने डिसाइड किया कि सारा H4 किस में चाहिए, लेट्स सपोज कि आपको ग्रीन कलर में चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है सब जगह कौन सी फाइल से आ रहा है, सब जगह जो CSS फाइल यूज हो रही है ना, वो कौन सी CSS फाइल है, यहाँ पे ये वाली, राइट, csd.css। तो जाके कलर को ब्लू की जगह क्या कर दो, ग्रीन कर दो। जितनी भी जगह इस CSS फाइल से आ रहा है, सबका जो डेटा है, सबका जो H4 है, वो किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो यहाँ पे जैसे आप इसको करोगे, सबका एक ही बार में क्या हो गया, ग्रीन। आपको हर एक फाइल में जा जाके चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो मॉडिफिकेशन अगर करना हुआ तो वो आपके लिए क्या बनेगा, इजी बनेगा, राइट। तो जनरली पूरा जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी एक मास्टर CSS फाइल होती है। मास्टर मतलब सब में जो कॉमन आ रहा है वो उसमें होगा, राइट। उसके अलावा स्पेसिफिक है तो फिर अलग अलग अपन CSS फाइल बनाते जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से जनरली ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो फिर 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप CSS को लिंक कर सकते हो। व्हाट इज द फर्स्ट वे, इनलाइन CSS। व्हाट इज द सेकंड वे, स्टाइल टैग के थ्रू आप हेड सेक्शन में कर सकते हो। और थर्ड वे क्या है, आप सेपरेट CSS फाइल बना सकते हो। और एक्चुअली तीनों में से मोस्ट रिकमेंडेड वे कौन सा है, वो है तीसरा, आप क्या बनाएं, सेपरेट CSS फाइल बनाएं, जिससे हर एक एस्पेक्ट से आपको एडवांटेज मिलने वाला है, राइट। तो पहले एक दो पॉइंट लिख लीजिए, कोड तो आपके ड्राइव पे आ जाएगा, आप रेगुलर देख भी रहे होंगे इसको। आप कंटेंट लिख लीजिए, आप हेडिंग डालिए CSS, CSS आप लिखिए इसके अंदर। अभी मैं आगे फुल फॉर्म भी मेंशन कर सकते हो, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। लिखिए CSS is used to style HTML page. CSS is used to style HTML page. CSS is used to style HTML page. Second, we can use CSS in HTML
We can use CSS in HTML by using following 3 ways. We can use CSS in HTML by using following 3 ways. By using following 3 ways. Number first, inline CSS. Number second, CSS by using a style tag in CSS by using style tag in head tag. And number third, separate CSS file. Separate CSS file. Right. Okay. Now यहाँ पे नीचे लिख लीजिए नंबर थर्ड पॉइंट. At real time industry, third way is recommended to use. Because due to this readability will be improved. Due to this readability will be improved, and it will be easy to perform modification. It will be easy to perform modifications. At real time industry, third way is recommended to use because due to this readability will be improved and it will be easy to perform modifications. Obviously एक तो आपको रीडेबिलिटी इंप्रूव होने वाली है, दूसरा आपको मॉडिफिकेशन अगर परफॉर्म करना है तो वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा. फाइन. तो ऑब्वियसली अपन जो यूज करने वाले हैं वो हमेशा कौन सा यूज करने वाले हैं? तीसरा, दैट इज अभी हमेशा अपन सेपरेट सीएसएस फाइल बनाएंगे और उसमें अपन ऑपरेशन करने वाले हैं. ओके. नाउ देखो, जैसे अपन ने स्टाइल का नाम लिया, सबसे बेसिक चीज जो है स्टाइल के नाम पे वो क्या होता है, जिसको अपन ने इवन अभी यूज भी किया है. जैसे अपने को स्टाइल करना हुआ, सबसे बेसिक चीज जो सबसे पहले स्टाइलिंग अपन ने की वो क्या चेंज करके देखा? कलर. तो कलर सबसे बेसिक स्टाइलिंग होती है. मतलब सबसे पहले अपन ऑब्वियसली कलर कॉम्बिनेशन ही पिक करते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कौन सा कलर ज्यादा डिसेंट लगेगा, या डिपेंड करता है अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से. कभी कभार रिक्वायरमेंट आपके ऐसी है कि ज्यादा ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, या फिर कभी कभार रिक्वायरमेंट ऐसी है कि लाइट कलर्स का यूज ज्यादा बेटर रहता है. तो वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, राइट. अकॉर्डिंगली वो डिसेंसी आप मेंटेन करने की ट्राई करोगे, किसकी हेल्प से? कलर कॉम्बिनेशन की हेल्प से. तो जब भी सीएसएस के साथ इंटरव्यू होगा तो कलर पे क्वेश्चन बनना बहुत बेसिक है, क्योंकि एक्चुअली बिना कलर के लगभग स्टाइलिंग हो नहीं सकती. तो फिर कलर पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले अपन उसकी बात करते हैं. जब भी बात अपन कलर की करते हैं एक्चुअली, तो कलर देने के बहुत सारे तरीके हैं. अभी तक जितने भी जगह पे मैंने कलर दिया, मैंने किस तरीके से कलर दिया, उसका नेम लिखा है अपन, राइट. जैसे मैंने नेम लिखा क्या? ग्रीन. बट एक्चुअली अगर आप इंडस्ट्री पे देखोगे तो ऐसा कोड आपको कभी नहीं देखने वाला. बहुत ही रेयरली होगा कि किसी ने कलर का क्या लिख रखा है? नाम लिख रखा है. अब ऐसा क्यों? इसके पीछे एक रीजन है. इसके पीछे रीजन ये है कि टोटल आजकल के टाइम के जो मॉनिटर्स आते हैं, राइट, वो कितने कलर कॉम्बिनेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली कलर कॉम्बिनेशन को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन भी उस टाइप की होनी चाहिए. जैसे पिछले टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन आती थी तो कुछ कलर बना ही नहीं सकता. आप हमेशा कुछ भी कलर होगा तो वो दिखेगा कैसा? ब्लैक व्हाइट ही दिखने वाला है, राइट. ऑब्वियसली आज के टाइम पे जो डिस्प्ले स्क्रीन्स होती है वो बहुत सारे कलर्स को सपोर्ट करती है. तो फिर जैसा कलर दोगे ऑलमोस्ट वैसा ही अपने को दिखता है, वैसा ही वो विजुअलाइज करवाता है, राइट. तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो टोटल आजकल के जो अच्छे मॉनिटर्स होते हैं ऑलमोस्ट अराउंड, अगर आप रेशियो देखोगे आज गूगल करके तो आई थिंक 1,70 लाख कलर सपोर्ट करते हैं बहुत सारे अच्छे मॉनिटर्स, राइट. लगभग इसके अराउंड. तो हो सकता है अभी थोड़ा और बढ़ गए हो, मैं थोड़ा पहले का रेशियो बता रहा हूं आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कोई नंबर याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब 1,70 लाख के आसपास इतने ज्यादा, इतने कलर वो मॉनिटर सपोर्ट करते हैं आजकल के अच्छे मॉनिटर्स, राइट. बट अगर आप देखोगे
इन इतने कलर्स में से 1,70,00,000 कलर्स में से कितने कलर के नाम आप मेरे को गिना सकते हो, या कितने कलर के नाम होते हैं? तो आप मेरे को मुश्किल से 10-20 कलर के नाम गिना सकते हो, और ओवरऑल भी देखोगे तो कुछ ज्यादा नहीं 200-300 कलर के नाम होते हैं, इससे ज्यादा कलर के नाम होते भी नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा कलर को नाम देना पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। तो अगर आप नाम वाले कलर के साथ डील करोगे तो आप अपने आप को लिमिटेड करोगे वही 100-200 कलर के साथ, फिर घूम फिर के आपके दिमाग में वही आने वाला, रेड, ब्लू, ग्रीन, राइट, इसके अलावा कुछ चौथा कलर दिमाग में आएगा नहीं। लेकिन अगर आपको नंबरिंग और भी कोई जो तरीका होता है उसके थ्रू अगर आप बात करोगे तो आप इन सारे कलर को क्या ले सकते हो, यूज में ले सकते हो। तो इसीलिए ऑब्वियसली नेमिंग कन्वेंशन मतलब नेम से कलर कोई नहीं देने वाला। तो कितने सिस्टम होते हैं अपन थोड़ा उसकी बात करते हैं, राइट। एक्चुअल में ये तो पहला हो गया, कौन सा कन्वेंशन हो गया, नेम कन्वेंशन। दूसरा कलर देने का तरीका क्या होता है, दूसरा कलर देने का तरीका होता है दैट इज आरजीबी रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो आरजीबी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वैसे आपको यहाँ पे आरजीबी रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो फिर आरजीबी कलर रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें एक्चुअली 3 चैनल बने होते हैं, राइट। यहाँ पे एक जो चैनल होता है उसको हम बोलते हैं पहला आर मतलब रेड, दूसरा जो चैनल होता है दैट इज ग्रीन, और तीसरा जो चैनल होता है दैट इज ब्लू, राइट। तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 चैनल आपके पास होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो व्हाट इज द सीन, इसको आप प्राइमरी कलर भी बोलते हैं, राइट। ये 3 जो कलर होते हैं, क्या होगा सब में जो चैनल की विड्थ होती है वो कितना होता है, 0 से 255, राइट। 0 to 255। ग्रीन जो चैनल होता है उसकी विड्थ कितनी होती है, 0 to 255। ब्लू जो चैनल होता है उसकी विड्थ कितनी होती है, 0 to 255। मतलब क्या है, 0 मान लो अगर आप लिखते हो तो वो है ही नहीं, और 255 लिखोगे मतलब वो पूरी तरीके से प्रेजेंट है, और बीच में मतलब वो उतने परसेंटेज में प्रेजेंट है, राइट। तो लेट्स से अगर आपने लिखा यहाँ पे रेड को 0 किया, ग्रीन को भी 0 किया, ब्लू को मान लो 255 लिखा, मतलब इसका मतलब वो कलर कौन सा है, डार्क ब्लू। मतलब जितना कंसंट्रेट ब्लू हो सकता है उतना कंसंट्रेट ब्लू, क्योंकि बाकी सब 0 कर दिया तो पूरी तरीके से क्या रह गया, ये ब्लू रह गया। मान लो मैंने पहले वाले को 255 रखा, बाकी वाली दूसरे चैनल से 0 लिया, तीसरे चैनल से भी क्या लिया, 0, तो इसका मतलब ये क्या है, ब्राइट रेड। पूरी तरीके से जो कंसंट्रेशन है वो किसका, इसमें रेड का, क्योंकि ग्रीन और ब्लू को तो आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब अगर ऐसा करोगे तो तुम पूरा कलर आ जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्बिनेशन से प्ले करते रहो। लेट्स से पहले चैनल से मैंने लिया 100, दूसरे चैनल से मैंने लिया 20, और तीसरे चैनल से मैंने लिया लेट्स सपोज 40। तो इन तीनों को मिक्स करने से कोई एक कलर बनेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, 100 मतलब ये कितने परसेंटेज हो गया, इतना परसेंटेज अपन ने रेड लिया, और इतना 20 मतलब इतना परसेंटेज अपन ने ग्रीन लिया, और 40 मतलब 255 का 40 कितना परसेंटेज होता है, इतना परसेंटेज अपन ने क्या लिया, ब्लू लिया, और इनको आपस में मिक्स किया, तो इनसे जो भी नया कलर बनेगा वो कलर अपन यूज करना चाहेंगे। जैसे डेफिनेटली इससे कोई ना कोई कलर बनेगा। देखो कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, आपको यूज करना है आरजीबी, ये इंडिकेशन देने के लिए कि मैं कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूँ, आरजीबी। और जब भी आरजीबी यूज करोगे आपको तीनों चैनल का नंबर बताना पड़ेगा। तो पहला चैनल रेड से मैं उठा रहा हूँ 100, दूसरा चैनल कितना उठा रहा हूँ 20, और तीसरे चैनल से कितना उठा रहा हूँ 40। तो 100, 20, 40। तो देखो इन तीनों को मिक्स करने से कोई कलर बना जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। यू विल सी, जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर इसको चलाओगे तो आपको इवन उस तरीके से दिखने में वाला इम्पैक्ट, ये देखो ये कोई कलर है, क्योंकि देखो ये थोड़ा रेडिश टाइप का दिख रहा है ना आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी थी, रेड की। आप देखोगे तो 100 आपने रेड ले रखा है, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा रेडिश टाइप का कलर दिख रहा होगा। बाकी और भी जैसे आप इसको मिक्स को चेंज करते जाओगे ये कलर चेंज होता जाएगा। तो अब आपके पास कलर घुमाने के तरीके बहुत है, आपको नाम याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं, राइट। आप थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन चेंज करोगे आपके पास नया नया कलर आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप नेम्ड कलर के साथ जाओगे तो फिर हर एक कलर का नाम होता नहीं, लिमिटेड कलर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, राइट। तो ये आरजीबी रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पे हर एक 3 प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और सबकी चैनल विड्थ होती है मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना 255। तो इसको जिन जिन कॉम्बिनेशन में मिक्स करोगे अकॉर्डिंगली आपके पास चीजें आती जाएंगी, राइट। तो दिस इज सेकंड वे आरजीबी। लेकिन अगर आप बात करोगे आरजीबी के साथ तो ये भी इतना फेमस नहीं होता, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे ये भी आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। द रीजन इज क्योंकि इसमें थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ता है, आरजीबी, फिर आगे ब्रैकेट, फिर तीनों जो भी चैनल है उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, इस तरीके से, राइट। तो तीसरा जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो सबसे ज्यादा एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल पे यूज करते लोग, और वो होता है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट। इवन ये आरजीबी वैल्यू और ये आपको सीधा मिल जाएगा। जैसे देखो आप किसी भी वेबसाइट को खोलो ना आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे खोलता हूँ HTML कलर कोड्स, राइट।
ये देखो कुछ जो भी पहला खुला मैं इसको खोल रहा हूँ, देखो कलर पिकर्स आर देयर, ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि कोई सा भी कलर आप लेके जाओ यहाँ पे क्लिक करो, जैसे मान लो सपोज, और इसका ये चेंज हो जाएगा। इसका आर क्या है 154, इसका जी क्या है 95, इसका बी क्या है 82। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई कलर चाहिए ना तो आप कोई भी ऑनलाइन कलर पिकर पे आ जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे जो भी कलर आपको अच्छा लगे उसको पिक करो, उसकी जो भी आरजीबी वैल्यू वो साइड में आपको दिख रही होगी, इसको कॉपी करो और वहां जाके यूज कर लो, तो ऑटोमेटिक वो कलर आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब देखो इसका कोई नाम नहीं है इस कलर का, इसने खुद ने भी नहीं बता रखा नाम, क्योंकि मे भी इसका कोई नाम है ही नहीं, क्योंकि सारे कलर का नाम पॉसिबल नहीं है, बट देन इसकी आरजीबी वैल्यू है। तो अगर नाम के थ्रू अगर आप देना चाह रहे हो तो ये कलर आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो नेम। एंड लेकिन अगर आप आरजीबी रिप्रेजेंटेशन में जाओगे तो ये कलर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका आरजीबी प्रेजेंट है। एंड इवन नीचे देखो एक और रिप्रेजेंटेशन होता है एचएसएल, राइट, इवन देखो एक और होता है सीएमवाई के, तो ये कुछ लिखा होगा, लेकिन ये इतने पॉपुलर नहीं होते। जो पॉपुलर होता है वो देखो सबसे ऊपर सबसे पॉपुलर आपको दिख रहा होगा, ये जो है वो क्या है हेक्स कोड एक्चुअली, जो अपन अभी बात करेंगे हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसके नीचे जो पॉपुलर होता है वो कौन होता है आरजीबी, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आरजीबी। नीचे वाले इतने काम के नहीं है, बाद में अपन डिस्कस करेंगे, बट अभी जो मेन है वो अपन डिस्कस करेंगे कौन सा हेक्साडेसिमल या हेक्स कोड बात करेंगे अपन। देखो कहीं पे भी क्लिक करूं, यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्लिक किया, ये कलर है, ये कलर है, ये इसका सारा कॉन्फ़िगरेशन है, आप उठा के ले जाओ और ये काम कर सकते हो इसके साथ, राइट। तो कुछ भी यहाँ से कलर पिकर से आप पिक कर सकते हो। ये नीचे भी इवन है कलर चार्ट है, जहाँ पे देखो कुछ कुछ कलर के नाम ये बता रहा है, इंडियन रेड लिखोगे तो ऐसा आएगा, राइट, लेट्स से लाइट कोरल लिखोगे तो ऐसा आएगा, बट देन अब इसके अलावा लिमिटेड नेम्स होते हैं, इसके अलावा कोई नेम अवेलेबल है नहीं, तो फिर आपको ऑब्वियसली क्या यूज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये देखो नेम से बहुत कम ही मिलेंगे आपको, तो यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हो जो आपको बेटर लगे, और अकॉर्डिंगली आप उसकी आरजीबी वैल्यू को वहां पे रिप्लेस कर सकते हो, राइट। अब सवाल ये है, आरजीबी जब ऑलरेडी अपने पास था, जहां पे हर एक चैनल की विड्थ होती है और अकॉर्डिंगली अपन कलर कॉम्बिनेशन पिक कर सकते हैं, तो फिर तीसरा जो तरीका है दैट इज व्हाट हेक्स कोड या हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बहुत सिंपल है, और इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है अच्छे लेवल के इंटरव्यू में, अपन सारे कवर करते हैं, आराम से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि हेक्स कोड क्या होता है, किस तरीके से चलता है। ऑब्जेक्ट आपको पता है कितने चैनल होते हैं, 3 चैनल, कौन कौन से, रेड, हाँ ग्रीन, ब्लू, ओके। और हर एक चैनल की विड्थ कितनी होती है, मतलब बैंड विड्थ कितनी होती है हर एक चैनल की, 0 to 255, 0 मतलब मिनिमम, 255 मतलब मैक्सिमम। अब देखो इसके बेसिस पे अपन प्ले करते हैं। ये देखो ये जो 0 to 255 जो मैं बोल रहा हूं, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल। बाय डिफॉल्ट जो अपन लिखते हैं कोई भी नंबर, लेट्स से आप इसको क्या पढ़ते हो 200, आप इसको क्या पढ़ते हो 400 या 405, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल। कैसे बोल रहा हूं मैं डेसिमल, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही चलता मैथमेटिक्स में ज्यादातर, जहां पे डेसिमल का मतलब 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट अलाउ हो, राइट। तो 0 से लेकर 9 मतलब टोटल कितने डिजिट हो गए 10, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं डेसिमल, राइट। 10 मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी आप नॉर्मल नंबर देखते हो मैथमेटिक्स में, वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल। इवन मैं ये बोल रहा हूँ कि 0 से लेकर 255 तक की बैंडविड्थ होती है, तो ये 255 0 ये क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब अपने क्या देखना है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो क्या होता है ना एक्चुअल में, डेसिमल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि टोटल कितने डिजिट अलाउ है 10। अगर हेक्साडेसिमल होगा तो हेक्स मतलब कितना हो गया 6, राइट, एंड डेसिमल मतलब कितना हो गया 10, तो टोटल कितना हो गया 16। तो इसका मतलब टोटल कितने डिजिट अलाउ होने चाहिए 16। अगर टोटल 16 डिजिट अलाउ है तो वो कौन सा बनेगा, हेक्साडेसिमल, राइट। तो आराम से देखना, टोटल अगर 16 डिजिट अलाउ है तो कौन सा बनेगा, हेक्साडेसिमल। तो इसका मतलब हेक्साडेसिमल में जो डिजिट अलाउ होते हैं वो कौन से होते हैं, 0 से 9 तो होते ही है, ये तो कितने हो गए 10, और एक होता है A to F, तो ये टोटल कितने हो गए 10, ये 0 to 9, A to F कितने हो गए 6, टोटल कितने हो गए 16। तो इसीलिए ऑब्वियसली इसको अपन क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब एक बात समझना आराम से, क्यों हेक्साडेसिमल इतना पॉपुलर है, उस पर आते हैं अपन। अगर मैं आपको बोलूं आपके पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, राइट, 3 डिजिट में डेसिमल की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मैं बोलूं 3 डिजिट में डेसिमल की सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकली, क्या लिखोगे आप, 999, सिंपल, यही सबसे मैक्सिमम हो सकते हैं। इसके आगे तो करोगे तो 4 डिजिट हो जाएगा, 3 डिजिट में इससे बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती, राइट। 999 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं आपको बोलूं हेक्साडेसिमल में 3 डिजिट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, हेक्साडेसिमल में 3 डिजिट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो सबसे बड़ा देखो यहाँ पे जब मैंने आपको बोला डेसिमल में कि 3 डिजिट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, आपने कैसे लिखा, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 9, तो 3 बार 9 लिख दो, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर मैं आपको बोलूं हेक्साडेसिमल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन है, F,
राइट। तो 3 बार f लिख लो, ये सबसे बड़ी वैल्यू किसमें, हेक्साडेसिमल में, राइट। क्योंकि ऐसा होता है 0 से लेके 9 तो है ही सही, a को जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है 10, b को जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है 11, c को कितना 12, d को 13, e को 14 और f को जो मिलती है वो कितनी मिलती है 15। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन है f, तो 3 बार f लिखोगे सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब सवाल ये है, देखो आराम से देखना, मैं इधर लिखता हूं आपके सामने, आप खुद बता पाओगे कि हेक्साडेसिमल की पॉपुलर नॉल, जस्ट 2 मिनट और वेट करना। यहाँ पे मैंने लिखा 999, यहाँ पे मैंने लिखा FFF, राइट। एक्चुअली अगर आपको देखना हो कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, वैसे ये तो खुद ही डेसिमल है, बाकी निकालने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। डेसिमल मतलब कितने डिजिट अलाउ है 10, तो कैसे निकालोगे 10, पीछे से स्टार्ट करना, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1 एंड 10 टू द पावर 2। तो अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इनको मल्टीप्लाई करवाओ। कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे, देखो मैं इधर लिख रहा हूं 10 टू द पावर 0 इंटू 9 प्लस उसके बाद 10 टू द पावर 1 इंटू 9, 10 टू द पावर 1 इंटू 9 प्लस 10 टू द पावर 2 इंटू 9, 10 टू द पावर 2 इंटू 9। इसको आप कैलकुलेट करो कितना होगा, वही होने वाला कितना 999, क्योंकि ये ऑलरेडी डेसिमल में ही था, क्योंकि जो ये वैल्यू आपने लिखी हुई है वो ऑलरेडी किसमें था डेसिमल में ही था। तो वापस करोगे तो रिजल्ट वही आने वाला कितना 999। बट आराम से देखना, मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको यहाँ पे क्योंकि नेक्स्ट में यहाँ पे लिख रहा हूं हेक्साडेसिमल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है FFF, ये डेसिमल नहीं है। अगर देखना हो कि डेसिमल में कितनी वैल्यू है तो कैसे देखोगे, तो तरीका वही है, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, तो आप क्या लिखोगे 16 टू पावर 0, 16 टू पावर 1 एंड 16 टू पावर 2। अब क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है इनको। कैसे करवाओगे बोलो, 16 टू पावर 0 इंटू f की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 15 प्लस 16 टू पावर 1 इंटू 15 प्लस 16 टू पावर 2 इंटू 15। ओके, ये जब आप निकालने जाओगे ना तो ये इसके डेसिमल वैल्यू आएगी। तो लेट्स से देखो 16 पावर 0 कितना हो, किसी की पावर 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 15 कितना हो गया 15 प्लस ये कितना हो गया ये हो गया आई थिंक 230, राइट 1590 और 59 240 आई थिंक, या ओके। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 256, 256 को आपको किससे मल्टीप्लाई करवाना 15 से मल्टीप्लाई करवाना, आप करवा दो 50 से 15 9 ये हो गया कितना 84 4 और ये हो गया कितना 38, तो ये हो गया 3840 और 3840 ये हुआ, आप इसको करोगे 240 के साथ तो कितना हो गया 4080 और करोगे तो 4095 आई थिंक, राइट। तो कितना हो गया ये 4095। आराम से देखना, अगर आपको डेसिमल में इसको लिखना होता आप कैसे लिखते 4095, अगर आपको हेक्साडेसिमल में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे FFF। तो देखो डेसिमल में कितने डिजिट काम में आ रहे 4, हेक्साडेसिमल में यही काम आप कितने डिजिट में कर सकते हो 3, राइट FFF। अब देखो इसके बेसिस पे मैं आपको ये बताता हूं, जब बैंडविड्थ देने की बात आती है हर एक चैनल की बैंडविड्थ कितनी होती है 0 टू 255, राइट। तो 0 टू 255 मतलब मैक्सिमम अगर आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो कितने डिजिट आपको लिखने पड़ सकते हैं 3, क्योंकि 255 तक जाओगे तो कितने डिजिट आ सकते हैं मैक्सिमम 3। बट यही काम अगर आप हेक्साडेसिमल से करोगे तो कितने डिजिट में आपका काम हो जाएगा 2, राइट। देखो ऑब्जर्व करना, जैसे अगर मैं आपको बोलूं 2 डिजिट में हेक्साडेसिमल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी तो क्या होता है FF, राइट। अगर कैलकुलेट करोगे कि डेसिमल में कितना है तो क्या करोगे वही सेम 16 टू पावर 0 16 टू पावर 1 करो, क्या होता है 16 टू पावर 0 इंटू 15 प्लस 16 टू पावर 1 इंटू 15, आप देख लो यहीं पे लिखा हुआ है 15 प्लस 240 कितना हो गया 255। इसका मतलब 2 डिजिट के हेक्साडेसिमल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 255, 2 डिजिट के डेसिमल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 99। तो अगर हम बात करें बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ कितना होता है 0 से लेके 255, तो क्या 2 डिजिट का डेसिमल सफिशिएंट है बैंडविड्थ के लिए, नहीं। कितने डिजिट का डेसिमल चाहिए हो सकता है 3 255 तक जाने के लिए, बट क्या 2 डिजिट का हेक्साडेसिमल सफिशिएंट है, यस। 0 से लेके 2 डिजिट के हेक्साडेसिमल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 255। तो जो काम वहां पे 3 डिजिट में होगा हेक्साडेसिमल उसको कितने डिजिट में कर लेगा 2 डिजिट में, तो थोड़ा लेंथ को और ये क्या कर देगा कम कर देगा। दैट्स व्हाई हेक्स कोड इज मोर पॉपुलर देन व्हाट डेसिमल कोड। फाइन, अगर ऐसा है तो दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि जैसे ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन अपन देख रहे हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल, राइट। तो अगर अपन हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख रहे हैं जिसकी 2 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 255, देखो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, हेक्साडेसिमल सबसे बड़ा तो नहीं है,
सबसे बड़ा क्या हो सकता है? और आपने नाम नहीं सुना हो उनका क्योंकि इतना काम नहीं आता है, बट एक्चुअल में अगर आपको ये लगता है कि हेक्साडेसिमल सबसे बड़ा है तो फिर ये गलत है। सबसे बड़ा क्या है? तो अच्छा मेरे को ये बताओ हेक्साडेसिमल में क्या आता है? अगर हम बात करें अपन हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल में क्या आता है? 0 से लेके 9 और A टू लेके F, ये आता है हेक्साडेसिमल में। तो फिर क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा कौन होगा? 0 से लेके 9, A टू लेके Z, राइट। इसका बेस कितना हो रहा है? 16, 10 ये और 6 ये, कितना हो गया? 16। इसका बेस कितना होगा? 10 ये और 26 ये, कितना बेस हो जाएगा? 36। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। तो सबसे बड़ा बेस कितना हो सकता है? 36 हो सकता है। तो सर हेक्साडेसिमल क्यों 36 बेस वाला क्यों यूज नहीं कर लेते? तो एक बार एक काम करते हैं, आप ये निकाल के देखते अपन कि 36 बेस वाले की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो अगर आप देखोगे, जैसे अपन ने बोला हेक्साडेसिमल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो अपन ने सबसे बड़ा कैरेक्टर लिया, कौन सा? F। इसमें सबसे बड़ा कौन है? Z। तो अगर मैं बोलूं 2 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे? ZZ। और अगर मैं कैलकुलेट करने का बोलूं कि इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी, तो आप क्या करोगे? बेस कितना है? 36, तो 36 की पावर 0, 36 की पावर 1। Z की वैल्यू कितनी है? Z की वैल्यू कितनी होने वाली है? A को 10 मिल रहा है, B को 11, तो Z को कितना मिलने वाला है? 35। Z को कितना मिलने वाला है? 35। आप काउंट कर लो, A को कितना मिलता है? 10, B को 11, C को 12, इस तरीके से Z तक जाओगे तो कितना मिलने वाला है? 35। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 36 इंटू 35 प्लस 36 की पावर 1 इंटू 35, देखो ये तो कहीं ज्यादा होगा। अपने को एक्चुअल में कितना रिप्रेजेंट करना है? 0 से लेकर 255 तक ही करना है, तो इतना ज्यादा लेने का कोई सेंस है नहीं। हाँ, एक तरीका हो सकता है, अगर ये एक काम करके दे तो मैं ले लूंगा। क्या? हेक्साडेसिमल कितने कितने बिट में काम कर रहा है? 2। FF से काम हो जाएगा। लास्ट FF की वैल्यू कितनी होती है? 255। अगर ये एक में ही कर दे तो ऑब्वियसली मैं बेस 36 से जाना पसंद कर लूंगा, क्योंकि RGB कितने में कर रहा था? 3 में, जब अपन डेसिमल कर रहे थे। तो वहां से हेक्साडेसिमल कितने पे ले आया? 2 पे। तो अपन बोलते कि उससे डेसिमल से ज्यादा पॉपुलर कौन है? हेक्साडेसिमल। अगर ये एक पे कर ले तो फिर इससे भी पॉपुलर कौन हो जाएगा? ये। लेकिन ये एक पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक में सबसे बड़ी वैल्यू इसकी कितनी होगी? Z। और अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 36 की पावर 0 और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 35। तो 36 की पावर 0 इंटू 35 कितना आएगा? 35। तो क्या 35 सफिशिएंट है? नहीं, आपको कहां तक जाना पड़ेगा? 0 से लेके 255 तक। तो इसका एक बिट तो सफिशिएंट है नहीं। जब 2 डिजिट में ही जाना है तो वो बहुत ज्यादा देगा, तो 2 डिजिट में तो फिर हेक्साडेसिमल में क्या बुराई है, क्योंकि वो फिक्स दे रहा है कितना? 0 से लेके 255, जहां तक मेरे को जाना है। दैट्स व्हाई पूरे सारे रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे तो उसमें पॉपुलर कौन सा आपका? हेक्साडेसिमल। द रीजन इज क्योंकि डेसिमल ऑब्वियसली अगर आप देखते हो तो डेसिमल ज्यादा समझ में आता लोगों को, क्योंकि सारा काम किस पे होता है जनरली? आप जो काम करते हो किस पे करते हो? डेसिमल पे। उसमें दिक्कत है कि 3 डिजिट में काम हो रहा है बैंडविड्थ का। हेक्साडेसिमल उसको कितने में कर रहा है? 2 में, तो वो ज्यादा पॉपुलर है। अब ऐसा और कोई है ही नहीं जो 1 में कर ले। अगर 1 में कर सकता तो वो इससे भी ज्यादा पॉपुलर होता, बट 1 में नहीं हो सकता, तो फिर ऑब्वियसली किसके साथ जाना प्रेफर करोगे आप? हेक्साडेसिमल। तो कैसे लिखते हो, कैसे इंडिकेशन देते हो कि मेरे को हेक्साडेसिमल में लिखना है? देखो बहुत ही सिंपल है। जस्ट हेक्साडेसिमल में लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्या करने की रिक्वायरमेंट है ना, ये आपको इस तरीके से करना है। कलर आपको आरजीबी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल आपको लगाना है यहाँ पे कौन सा सिंबल? हैश सिंबल, राइट। ओके, तो हैश सिंबल क्या इंडिकेशन देगा कि यूजर किस में करना चाह रहा है? हेक्साडेसिमल। और उसके बाद आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं करता हूं FF0000, राइट। देखो कितने 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 डिजिट लिखे मैंने? 6। ऑब्वियसली पहले वाले जो 2 डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रेड की बैंडविड्थ, राइट। देखो ये ऑटोमेटिक इसने चेंज कर दिया, मैंने वहां से किया तो ये पहले वाले 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेड की बैंडविड्थ, राइट। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ये पहले वाले 2 जो है वो रेड की बैंडविड्थ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाद वाले 2 वो किसकी कर रहे हैं? ग्रीन की, और ये किसकी कर रहे हैं? ब्लू की। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, क्योंकि 2 डिजिट सफिशिएंट है 255 तक जाने के लिए। 2 2 4 एंड 2 6, क्योंकि टोटल चैनल कितने? 3, राइट। तो इसीलिए हेक्स कोड इस तरीके से लिखते हैं आप। हैश लगा के टोटल कितने डिजिट लिखोगे आगे? 6 डिजिट। और 6 डिजिट लिखने का मतलब पहले वाले 2 रेड की बैंडविड्थ थे, दूसरे वाले 2 जो बैंडविड्थ थे वो किसके? ग्रीन की, और तीसरे वाले 2 किसकी है? ब्लू की। तो अकॉर्डिंगली जो भी कलर कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका आ जाएगा। सेम, बहुत सिंपल है, आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं। इवन आप एडिटर यूज कर रहे हो तो यही आपको ऑप्शन दे देगा। जैसे आप VS कोड यूज कर रहे हो, आप इस पर टैप करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये खुल गया। यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो, इसके हेक्स वैल्यू वो खुद ले आएगा, राइट। तो जैसे ये वाला कलर, जैसे यहाँ पे इसके अराउंड ये वाला कलर चाहिए अपने को, तो ऑटोमेटिक इसकी हेक्स वैल्यू इसने रिप्रेजेंट कर दी 6C 1F 1F,
राइट। इसका मतलब आप देखोगे 6C को निकाल के देख लो तो इतना कॉम्बिनेशन किसका है, रेड का, 1 एप कॉम्बिनेशन किसका है, ब्लू का, और 1 एप किसका है, सॉरी 1 एप किसका, ग्रीन का, 1 एप किसका है, ब्लू का, राइट। तो दैट्स द सेम, किस तरीके चलता है। इवन इसमें और आप शॉर्टकट कर सकते हो। सपोज मैंने ऐसा लिखा, देखो अगर मैं सारे ये कर दूं, सारे मैक्सिमम पहुंचा दूं, एफ 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 एफ, राइट, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट। अगर तीनों को फुल रेंज में मिक्स करोगे तो कौन सा कलर बनता है आपका, व्हाइट। और तीनों को बिल्कुल निल रेंज में करोगे अगर आप इस तरीके से, तो फिर ये कौन सा बनेगा आपका, ब्लैक कलर बनने वाला, राइट। तो 0 0 0 करोगे तो आप कौन सा कलर बनेगा, ब्लैक। एंड ये बनेगा कौन सा, पूरा एफ एफ करोगे तीनों को फुल रेंज में तो कौन सा बनेगा, व्हाइट। एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, इवन इसको भी शॉर्ट कर सकते हो। अगर टोटल कितने डिजिट आपको लिखने की रिक्वायरमेंट है, 6 डिजिट। स्टार्टिंग के दो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। तो अगर ये सेम है, लाइक देखो स्टार्टिंग के दो सेम, सारे के सारे सेम है मतलब, तो आप क्या कर सकते हो ना, एक्चुअली अगर सेम है, स्टार्टिंग के दो सेम है तो इसकी जगह एक ही लिख दो। तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली ये चेंज करें, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, लेट्स से 0 है ना, तो 0, और ये ऑटोमेटिक आप 0 और 0। तो या तो आप 3 लिखोगे या फिर आप कितना लिखोगे, 6 लिखोगे जब हेक्साडेसिमल देते हो। अगर आप 3 लिखते हो ऑटोमेटिक इसको रिपीट कर देगा। कैसे रिपीट करेगा, ये देखो पहले वाले का क्या मानेगा, 0 0, दूसरे वाले का 0 0, तीसरे वाले का 0 0। तो अगर पहले दो इक्वल है, बाद के दो इक्वल है, बाद के दो इक्वल है, तो आपको पूरा 6 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप क्या लिख सकते हो, 3 में ही काम कर सकते हो। तो या तो 3 लिखोगे या फिर क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, राइट। तो जैसे इवन आप ये कर सकते हो, यहाँ पे लेट्स सपोज ऐसा होता, मान लो एक कॉम्बिनेशन, लेट्स सपोज F1 या सो लेट्स से FF, या यहाँ पे करो CC BB 1 1, राइट। मान लो ये, तो या तो आप ऐसे लिखो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा कलर आ रहा है, थोड़ा वो ग्रीन टाइप का कलर आ रहा है, राइट। लेकिन अगर सॉरी येलो टाइप का कलर आ रहा है यहाँ पे, अगर आप क्या कर सकते हो ना, दोनों देखो पहले वाले दोनों सेम है, बाद वाले दोनों भी सेम है, और बाद वाले दोनों भी सेम है, तो फिर एक एक से रिप्लेस कर दो, CB एंड देन 1, राइट। इवन यहाँ पे ये कौन सा कलर हो गया, इस तरीके से। इवन आप 4 में भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आपको दिखा है। तो फिर क्या होगा, अगर आप 4 लिखा तो पहले वाले CC माना जाएगा, बाद वाले BB, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 1 1। आप ऐसा भी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली या तो फिर अगर सेम है तो आप 3 में चले जाओ, और अगर लिखना है तो वापस आप लिख सकते हो। तो ये रिप्रेजेंटेशन सबसे पॉपुलर होता है जो आपको देखने को मिलेगा कहीं भी। इवन आप ऑनलाइन पे भी जाके कलर कोड सर्च करोगे, सबसे पहला जो कलर कोड आपको दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, हेक्साडेसिमल, राइट। और उसके बाद आपको कौन सा दिखेगा, RGB। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, जो कि थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए पूछा जा सकता है कि कलर कॉम्बिनेशन में कौन सा पॉपुलर होता है या किसके साथ आप काम करना पसंद करोगे, तो हेक्साडेसिमल। और उसके पीछे रीजन क्या है, तो आपको पता है कि डेसिमल के 3 डिजिट चाहिए, हेक्साडेसिमल के 2 डिजिट सफिशिएंट है। कुछ लिख लो आप यहाँ पे। हाँ क्या बोल रहे हो आप यहाँ पे, हाँ हाँ। अच्छा ये कलर क्यों चेंज हुआ ना, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप जैसे मान लो आपने 4 लिखा है ना, तो फिर अब ये पता है इसको किस फॉर्मेट में लेगा, ये इसको फॉर्मेट ये लेगा, स्टार्टिंग के 2 किसके रख लेगा, स्टार्टिंग के 2 किसके रखेगा, रेड के, बाकी के 2 किसके रखेगा, ग्रीन के, और बाकी कुछ है नहीं तो उसका क्या रखेगा, 0। तो ऑटोमेटिक उसको इस तरीके से रिप्लेस कर देगा। तो बेटर है ऑब्वियसली, ये एडिटर टू एडिटर डिपेंड करेगा। अगर ये आपका VS कोड इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है आप किसी दूसरे एडिटर में चलाओ तो वो उसको कलर नहीं दे, राइट। अगेन इस पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए जनरली बेटर स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये रहता है, या तो आप 3 में लिखो या फिर आप किसमें लिखो, 6 में लिखो। आप बीच के कॉम्बिनेशन फॉलो मत करो, ज्यादा बेटर। तो 3 6 ये 2 स्टैंडर्ड आप ध्यान रखो, इसमें लिखिए यहाँ पे लिखिए। एंड अगेन मैं आपको ये कल बता चुका, मैं आपको वापस ये भी एक चीज और बता देता हूँ। हो सकता है यहाँ पे कलर दिख रहा है लेकिन आपके ब्राउजर में चला और कलर ये नहीं आए। द रीजन इज कि आपका ब्राउजर इस कलर को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे ब्राउजर का भी रोल आएगा जब भी काम करोगे, राइट। लेकिन जनरली आजकल के सारे ब्राउजर बहुत सारे कलर सपोर्ट करते हैं, राइट। आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्रोम ब्राउजर कलर सपोर्ट करता है, उसके अलावा भी सारे ब्राउजर ऑलमोस्ट सारे कलर सपोर्ट करते हैं। बट ऐसा हो सकता है कोई पर्टिकुलर कलर कोई ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे आपको दिखे और वहां पे नहीं दिखे, दैट कैन पॉसिबल। जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे। ठीक है, कलर सिस्टम। नंबर फर्स्ट, नेम्ड कलर। और यहां पे लिखिए कलर सिस्टम, पहले एक लाइन लिख लो, देर आर मल्टीपल
yeah, there are several possible color systems. उसके अंदर फर्स्ट लिख लो आप नेम्ड कलर. There are several possible color systems. इसके अंदर फर्स्ट लिखिए आप नेम्ड कलर. ओके, यहां पे लिखिए आप generally this system is not recommended. Generally this system is not recommended because there are very limited color available. Because there are very limited colors available with name. Name के साथ बहुत ही limited color available है. Generally this system is not recommended because there are very limited colors available with name. Okay, second फिर आप लिखिए RGB system, right? RGB system. इसके अंदर लिखिए RGB system. इसके अंदर लिखिए in this system there are three channels. In this system there are three channels. There are three channels. ब्रैकेट में लिख देना red, green, blue. In this system there are three channels, red, green, blue. In this system there are three channels and each channel having bandwidth and each channel having bandwidth of 0 to 255. Each channel having bandwidth of 0 to 255. In this system there are three channels, red, green, blue, and each channel having bandwidth of 0 to 255. Fine. Okay. Next number third लिखो hex system या hex code system. Hex code system. इसके अंदर लिखिए in this system we can represent each channel bandwidth. We can represent each channel bandwidth by using hexadecimal value. In this system we can represent each channel bandwidth by using hexadecimal value. Next slide में लिखना this system is more popular because maximum value of 2 digit hexadecimal number is 255. This system is more popular because maximum value of 2 digit hexadecimal number is 255. That means 2 digits are sufficient. To represent one channel bandwidth. This system is more popular because maximum value of 2 digit hexadecimal number is 255. That means 2 digits are sufficient to represent one channel bandwidth. एक चैनल की बैंडविड्थ के लिए ये सफिशिएंट है.
एंड इवन आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो कि यहाँ पे जो आरजीबी में है आपको ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेट्स से सिंपल ऐसे लिख लो, कोड तो आपके पास आ ही जाएगा, आरजीबी, और जो भी आपको वैल्यू देनी है आपको ऐसे देनी पड़ेगी, राइट। जो सीएसएस आप लिखोगे ना इस तरीके से करना पड़ेगा, कलर, और फिर आप आरजीबी लिखोगे, आगे आप ब्रैकेट देके फिर पहले चैनल का क्या नंबर है, दूसरे चैनल का क्या विड्थ है और तीसरे चैनल की क्या विड्थ है। तो आरजीबी के एग्जांपल में आप ये लिख सकते हो। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट होगी। और यही आप हेक्स कोड में लिख सकते हो कि अगर आप ये हेक्स कोड में दे रहे हो तो फिर यहाँ पे एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, आपको ऐसा लिखने की रिक्वायरमेंट होगी, लेट्स से कलर, और आगे आपको सिंबल लगाना है, सिंबल जो इंडिकेशन देगा कि आप किस में काम कर रहे हो, हेक्साडेसिमल या हेक्स कोड में काम कर रहे हो। एंड देन हर एक चैनल के लिए आपको हेक्साडेसिमल डिजिट लेना, राइट। लेट्स से ए बी एंड लेट्स से सी डी जो भी है, या फिर 2D जो भी। तो ये जैसे एक नंबर हो गया, एक कलर हो गया हेक्स कोड में। सेकंड आप उसको ऐसे लिख लेना कि मान लो सपोज अगर ऐसे लिखा गया है, अगर लेट्स सपोज ये कुछ ऐसा लिखा गया 11 ए लेट्स से 22 ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो इसको आप ऐसा लिखिए या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज आल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। कलर हैश, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1A2, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत। ऑटोमेटिक ये रिपीट कर देगा 11 फॉर द फर्स्ट वन, AA फॉर द सेकंड वन एंड 22 फॉर द थर्ड वन। ओके, नेक्स्ट अपन यहां पर डिस्कस करते हैं एक और चीज। फाइन, ओके, वैसे ये लिखना हो तो लिख लेना, अभी मे बी आप बाद में आपको याद नहीं रहे कि 2 डिजिट अगर हेक्साडेसिमल है तो मैक्सिमम क्या होगा FF, और इसकी अगर वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालोगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16, तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कैलकुलेशन लिख लेना, सो दैट मे बी आप वापस कभी खोलो तो अभी आपको पता नहीं रहे कि 2 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 255 कैसे हुई। तो फिर हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, एफ की वैल्यू कितनी होती है 15, तो 16 टू पावर 0 into 15, 16 टू पावर 1 into 15, राइट। और ये करोगे तो एक्चुअल में आएगा आपका 255, जबकि यही अगर डेसिमल के 2 डिजिट देखे तो 99 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। चलो देन नेक्स्ट एक और यहाँ पे चीज को अपन डिस्कस करते पहले, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। तो एक बार वापस से अपन HTML की तरफ जाते हैं, क्योंकि एक और चीज की अपने को रिक्वायरमेंट है, थोड़ा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। नाउ एक दो तरीके के एलिमेंट होते हैं जब अपन HTML में बात करते हैं, राइट। एक होता है इनलाइन एलिमेंट और एक होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, राइट। पहले हम डिफरेंस समझने के ट्राई करते हैं, इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, राइट। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, देखो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, सो दैट आप ऑटोमेटिक खुद से इसको रिलेट कर पाओगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो इसके लिए एक और नई फाइल अपन ओपन करते हैं HTML की, और उसमें अपन देखेंगे, राइट। ओके, यहाँ पे मैं इसको csv3.html नाम से सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। चलो इसमें अपन कुछ देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा HTML, फाइन, ओके। यहाँ पे इसके अंदर मैंने लिखा लेट्स से बॉडी, और इसमें मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, आराम से देखना। मान लो मैं यहाँ पे लिखा H1, कोई भी हेडिंग टैग में लिख रहा हूँ, देखो जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग दी HTML, फाइन, ओके। और उसके बाद में मैंने इवन और कुछ भी लिखा है, लेट्स सपोज नॉर्मल मैं कुछ लिख रहा हूँ, नॉर्मल वैल्यू लिख रहा हूँ हेलो, जिसको मैंने किसी टैग में नहीं लिखा, नॉर्मल लिखा है, राइट। आराम से देखना, देखो इसको जब आप चलाओगे तो क्या कुछ आउटपुट होने वाला है। देखो आउटपुट पे दो चीजें दिखेगी आपको, एक HTML दिखेगा और एक क्या दिखेगा, हेलो दिखेगा, इसका कोई डाउट नहीं है। बट जो जिस तरीके से ये दिखेगा ना, मेरा कंसर्न वहां पे है, अपने को वहां पे देखना है। एक बार मैं चलाता हूँ csv3.html को, और जैसे ये चलेगा यू विल सी, इवन आप देखो HTML आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। देखो आने को ये जो हेलो है ये HTML के जस्ट बाद भी आ सकता था, क्योंकि इतनी जगह यहाँ पे पड़ी है खाली। देखो पूरी ये लाइन, पूरे ये लाइन खाली है,
तो हेलो इसके जस्ट बाद भी आ सकता था। और एक चीज तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने हेलो नेक्स्ट लाइन में लिखा इसलिए नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, ये कोई सेंस एचटीएमएल में है नहीं इंडेंटेशन का, आपने हेलो लेस से उसी लाइन में लिख लिया, राइट। तब भी ये हेलो सेम लाइन में नहीं आने वाला है, ये हेलो जो है ये आपका यही रहने वाला। देखो तो इंडेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता एचटीएमएल को, राइट। देखो इतनी बड़ी लाइन खाली छोड़ी है और हेलो कहां पे गया है, नीचे गया है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि जितने भी हेडिंग लेवल के टैग होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये जब भी आएंगे पूरा एक ब्लॉक ऑक्यूपाई करेंगे, ये पूरा ब्लॉक इसने रोक दिया, इस पूरे ब्लॉक में ये बाय डिफॉल्ट किसी को नहीं आने देगा, जो भी आएगा उस ब्लॉक के नीचे आने वाला, राइट। जैसे ऑब्जर्व करना यहाँ पे, अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखाऊं, आप देखो अपन खुद का इस वेबसाइट का, अपनी वेबसाइट का कोड अपन इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो फिर आराम से देखना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं, ओके ये अपनी है। और अपन इसको देखो यहाँ पे लाता हूं, मैं इस एचटीएमएल वाले बॉक्स पे क्लिक करता हूं, यू विल सी, देखो जैसे मैं इस एचटीएमएल पे कर्सर ला रहा हूं ना, ये देखो पूरा हाईलाइट हो रहा है, खाली एचटीएमएल वाला पार्ट हाईलाइट नहीं हो रहा है, पूरा बॉक्स हाईलाइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने पूरा बॉक्स ऑक्यूपाई कर रखा है। कंटेंट भले इसका इतना सही एचटीएमएल, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसने ये पूरा बॉक्स क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। एंड इवन देखो अभी आपको ये बॉक्स दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये बॉक्स, देखो आराम से देखना, ये उसका पूरा बॉक्स अगर आपको देखना है ना, कैसे देख सकते हो, एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे आप क्या सेट कर सकते हो, बॉर्डर सेट कर सकते हो। बॉक्स आपको नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि बॉक्स की क्या नहीं है, बॉर्डर नहीं है, बाउंड्री नहीं है। आप इसकी बाउंड्री ला सकते हो, क्योंकि अब अपने को सीएसएस का भी आइडिया है, तो बाउंड्री कैसे लानी मैं थोड़ा सा आपको अभी हिंट देता हूँ, फिर इस पर बहुत सारा डिस्कशन करेंगे अपन। तो अभी एक काम करते हैं ना अपन, यहाँ पे ये जो एचटीएमएल, ये जो सीएसएस फाइल लिखी थी csd.css, इसमें मैं क्या करता हूँ, h1 वाले को क्या देना है, बाउंड्री देनी है, राइट। तो मैं इस वाले फाइल में आके क्या करता हूँ ना, h1, अभी देखो मैं यहाँ पे इसके अंदर क्या लिख रहा हूँ, वो भी इस पर ज्यादा फोकस मत करना कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, राइट। ये क्या कर सकते हो, क्या कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, छोड़ो। अभी मैं जस्ट उसको क्या देना चाह रहा हूँ, बाउंड्री देना चाह रहा हूँ, ताकि आपको पता चले उसने पूरा एक ब्लॉक ऑक्यूपाई कर रखा है। इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा इसके साथ। लिंक कैसे करोगे, ओके ऑब्वियसली हेड सेक्शन में इस एचटीएमएल फाइल को आपको लिंक करना है, लिंक करने के लिए लिंक, एंड देन किसको लिंक करना है, एक्चुअली क्या आ रहा है यहाँ से, स्टाइल शीट आ रही है अपने पास, और यहाँ पे जो इसका कहाँ पे पड़ी एक्चुअली, तो ये पड़ी अपने पास डेस्कटॉप पे, तो डायरेक्ट नाम दे सकते हो, सेव इट एंड लेट्स एग्जीक्यूट। तो अभी अगर आप इसको एग्जीक्यूट करने जाओगे, यू विल सी यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये पूरा बॉक्स के सराउंडिंग में क्या आ गई, बाउंड्री आ गई, क्योंकि एक्चुअली खाली ये पूरा बॉक्स ऑक्यूपाई कर रहा है इतना सही, दैट्स व्हाई इट इज कम अंडर व्हाट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इवन जितने भी हेडिंग टैग सारे किसमें आते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। देखो एक और चीज बताता हूं मैं आपको, ऑब्जर्व हियर, इवन ये हेडिंग नहीं होता, ये पैराग्राफ होता सपोज, राइट। इवन ये अभी आपने हेडिंग ले रखा है, हेडिंग की जगह ये नॉर्मल पैराग्राफ होता। तो इवन देखो ये पैराग्राफ देखना आप, और पैराग्राफ को इस बार अपन देते हैं ये बाउंड्री जो भी है, तो पैराग्राफ को देते हैं अपन, पी वाले को बाउंड्री देते हैं। एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे, इवन देखो ये पूरा पैराग्राफ जो है ना, वो भी कैसा होता है, ब्लॉक। इसने भी अपने साथ किसको आने नहीं दिया, हेलो को आने नहीं दिया, हेलो बाय डिफॉल्ट कहां पे गया, नीचे गया। तो ऐसे एलिमेंट जो जब भी आते हैं, अगर पूरा का पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जैसे सारे हेडिंग टैग, सारे पैराग्राफ टैग, ये सब किसके अंडर आते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, राइट। तो इनलाइन एलिमेंट का भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो इनलाइन एलिमेंट की बात करते हैं, लेट्स सी इनलाइन एलिमेंट में कौन आता है आपका, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूं, ऑब्जर्व करना। देखो मैं लिखता हूं एक और टैग, ये किस काम आता है आप बताना मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके इसको। यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूं ए, क्या काम आता है, ये एंकर टैग क्या करने का काम आता है, अगर आपको क्या देना हो, हाइपरलिंक देना हो, राइट। तो लेट्स से अपन हाइपरलिंक देते हैं, प्लस वो ऐसा आपने बहुत सारी जगह देखा होगा ना, क्लिक हियर टू गो टू होम पेज, राइट। तो ये सारे हाइपरलिंक होते हैं कि गो टू होम पेज, उस पर क्लिक करते हैं वापस कहां पे चले जाते हो, होम पेज पे। कभी भी किसी वेबसाइट पे आप चलते जाते हो आगे आगे, तो एक पॉइंट हमेशा साथ में चलता है, गो टू होम पेज, राइट। तो जैसे ही आप वहां पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आप वापस पहले पेज पे पहुंच जाते हो। तो सपोज वो क्या होता है, एक्चुअल में हाइपरलिंक होता है। तो लेट्स से गो टू होम पेज, अभी के लिए लेट्स से कहां पे पहुंचना है वो मैं नहीं दे रहा हूं, देना दे दो, लेट्स से कहां पे पहुंचना है, लेट्स सपोज csd1.html पहुंच देना, राइट। ताकि इस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक कहां पे पहुंच जाएगा, वो csd1.html पे पहुंच जाएगा, राइट। ये हाइपरलिंक है, आराम से देखना। और इसके जस्ट नीचे या नीचे या आप इसके साथ में मैंने किसको लिख रखा है, एक लिख रखा है हेलो, फाइन। इस बार देखना ये हाइपरलिंक कहां पे आता है, ये हेलो कहां पे जाता है, ऑब्जर्व हियर। देखो ये आपका हाइपरलिंक है गो टू होम पे, जितनी जगह इसको चाहिए थी उसने उतनी जगह रोकी, और उसके बाद हेलो अपना आराम से आ गया, कोई दिक्कत है नहीं।
राइट, क्योंकि जो हाइपरलिंक की बात अपन कर रहे हैं ना, वो किस कैटेगरी में आता है एक्चुअली, आपका इनलाइन। तो अगर इनलाइन एलिमेंट होंगे तो वो पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई नहीं करते, वो अपने साथ किसी को भी आने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एक्चुअली ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई करता है। जैसे देखो, इसको अगर आप इंस्पेक्ट करोगे ना, अगर आपको ए टैग को आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा, इवन खाली जितने में कर्सर लेके जाओगे वो उतना ही हाईलाइट होने वाला। देखो जितने में मैं कर्सर लेके गया, जितना इसका कंटेंट है ओनली वही क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि ओनली वो इतनी ही जगह ऑक्यूपाई करेगा, पूरा ब्लॉक ही ऑक्यूपाई नहीं करने वाला है। ऑल्दो ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, आप चाहो तो इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हो, ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हो, वो आप किससे चेंज कर सकते हो, अगेन सीएसएस से आप चेंज कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ये होती है, दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इवन मान लो मैं आपको यहाँ पे ये बोलूं कि इस केस में क्या होने वाला है, आप बताना मेरे को। सपोज लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पे एक पैराग्राफ, फाइन, यहाँ पे लिखा मैंने हेलो, और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे ये हाइपरलिंक बनाया मैंने, और उसके बाद मैंने अगेन लिखा यहाँ पे एक पैराग्राफ, राइट, हे। ऑब्वियसली क्या होगा, किस तरीके से आने वाला है, पहले हेलो आएगा, ये अपने साथ इस हाइपरलिंक को आने देगा नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई करेगा। फिर आपका क्या आएगा, हाइपरलिंक, नीचे क्या है, पैराग्राफ। अगेन ये पैराग्राफ हेलो के साथ भी नहीं आएगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, ना तो खुद को अपने साथ आने देते हैं, मतलब ना खुद के साथ किसी को आने देते हैं, ना वो किसी के साथ आते हैं। वो पूरा जब भी आएंगे अपना पूरा से ब्लॉक ऑक्यूपाई करके आएंगे, राइट। तो ये आप देखोगे, जैसे ही आप पहला पैराग्राफ देखोगे हेलो, वो अपने लेवल पे इंडिविजुअल आने वाला है। उसके बाद देखो हाइपरलिंक, उसके बाद हे इवन कहां पे गया, नीचे गया, राइट, ये नहीं आया, कहां पे नहीं आया ना। तो देखो पहले वाले ने तो हाइपरलिंक को अपने साथ आने नहीं दिया, दूसरे वाला हाइपरलिंक के साथ खुद से नहीं आया, क्योंकि ये हमेशा अपना पूरा ब्लॉक लेके चलेंगे, राइट। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट किस तरीके चलते हैं ये मैंने आपको बताया। तो पहले कुछ लिख लो, उसके बाद फर्दर इस पे डिस्कशन करते हैं कि इससे क्या कुछ होने वाला है, क्या रोल इनका रहने वाला है। हेलो, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, inline and block elements. लिखिए इसके अंदर, inline element can come, inline element can come, inline element can come with any other element, inline element can come with any other element, inline element can come with any other element, and it also allow, and it also allow, and it also allow other element, and it also allow other element to come, and it also allow other element to come with itself. Inner element can come with any other element and it also it, and it also allow other element to come with itself. Fine, next आप इसमें लिख लेना, नेक्स्ट लिखना ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, या यहाँ पे पहले एग्जांपल लिख लेना, जैसे इनलाइन में आप एग्जांपल लिख लेना, एंकर टैग जैसे अभी के लिए, राइट, जो आपका एंकर टैग है, या फिर ऐसे लिख लो ना, पूरा लिखने का। एंकर टैग किस में आता है, इनलाइन एलिमेंट में, राइट। नेक्स्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट, block level element cannot come, block level element cannot come with any other element, and it also doesn't allow, and it also does not allow other element, and it also does not allow other element to come with itself. Block level element cannot come with any other element, and it also doesn't allow other element to come with itself. Example आप यहाँ पे मेंशन कर लेना, example all the heading tags, right। तो मतलब यहाँ पे H1 से लेके, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, H1 से लेके H6 तक जा रहे भी टैग, जितने भी टैग है ये सब के सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में आते हैं। कॉमा पैराग्राफ जो टैग है आपका वो किस में आता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आता है। हाँ, किसमें, हाँ हाँ,
वो तो अंदर आ गया ना, नेस्टेड हो गया, वो तो पैराग्राफ का ही पार्ट है। चलो मैं बताता हूं आपको एक सेकंड। ओके चलो एक डाउट है, पहले अपन उसको देखते हैं ये लिखने के बाद। डाउट ये है कि अभी थोड़ी दिन पहले जब अपन ने ये बोला था कि एचटीएमएल में आप क्या कर सकते हो ना, नेस्टिंग कर सकते हो टैग के, राइट। नेस्टिंग करने का मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग आ सकता है, राइट। तो ऑब्जर्व करना यहाँ पे अगर अपन देखें तो सपोज मैं यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन देखते हैं। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट क्या लिखता हूँ ना, पी पैराग्राफ, और इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, सपोज करो let's say click here to go to let's suppose कुछ भी फ्रंट एंड कोर्स, ऐसा कुछ, राइट। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, इसको फ्रंट एंड को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, मतलब फ्रंट एंड पे मैं क्या देना चाह रहा हूँ, हाइपरलिंक देना चाह रहा हूँ, ताकि कोई भी क्लिक करेगा फ्रंट एंड पे तो कहां पे चला जाएगा, उस पे चला जाएगा, राइट। तो लेट्स से इसको इस तरीके से कर दो, या फिर इसको मैं इसके अंदर डालता हूँ, किसमें डालूंगा मैं, एंकर टैग के अंदर। तो लेट्स सपोज ये फ्रंट एंड जो है ना, इसको मैंने डाला एंकर टैग के अंदर, आराम से देखना, राइट। और यहाँ पे कुछ दे दो href इक्वल टू जहां भी भेजना आपको, लेट्स से csv2.html जो भी देना है, ओके फाइन। तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर क्या आ रहा है आपका, एंकर टैग आ रहा है। नेस्टिंग ऑब्वियसली पॉसिबल है, एक टैग के अंदर दूसरा टैग आ सकता है। देखो आराम से देखना है यहाँ पे, जैसे अगर इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये किस तरीके से आने वाला है, क्लिक हियर टू गो टू फ्रंट एंड कोर्स, राइट। अब देखो फ्रंट एंड क्या बन रहा है आपका, क्लिकेबल, क्योंकि फ्रंट एंड पे आपने क्या दे रखा है, हाइपरलिंक। अब कंसर्न ये है, किसी का डाउट ये है कि आपके अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था ना कि एक्चुअली ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ अपने साथ किसी को आने देगा नहीं, तो फिर इस एंकर टैग को कैसे आने दिया इसने अपने साथ। ये तो कहां पे जाना चाहिए था, एंकर टैग तो नई लाइन में जाना चाहिए था, क्योंकि पूरे ब्लॉक में तो ये आने देगा नहीं। एक्चुअली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये तो खुद इस पैराग्राफ का ही तो पार्ट है, तो खुद को तो आने देगा ही ना ये। ऑब्वियसली यहाँ पे ये एंकर टैग सेपरेट टैग नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ पैराग्राफ ओनली, राइट। ये एंकर टैग पैराग्राफ का ही पार्ट है पूरा। अगर आप बोलोगे कि इस पैराग्राफ का कंटेंट कौन सा है, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि खाली क्लिक हियर टू गो टू इस पैराग्राफ का कंटेंट है। नहीं, क्लिक हियर टू गो टू फ्रंट एंड कोर्स, ये पूरा इस पैराग्राफ का कंटेंट है, क्योंकि पैराग्राफ टैग कहां पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे। क्लोज कहां पे हो रहा है पैराग्राफ टैग, यहाँ पे। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें वो सब किसका पार्ट है, इस पैराग्राफ का। तो ये तो एक ही साथ आएगा ना। अब जैसे मान लो इसके बाद अगर आपने कोई टैग लिखा है, ये पैराग्राफ खत्म हो गया, और अब अगर मान लो कोई टैग लिखा आपने, बोले एंकर टैग ही लिखा है, इस एंकर टैग को ये अपने साथ नहीं आने देगा, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, ये सेपरेट टैग। तो अगर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो अब ये दूसरे वाले को अपने साथ नहीं आने देगा, राइट। ऑब्वियसली ये अलग लाइन में जाने वाला है, ये उसके साथ नहीं आ सकता। ऑल्दो भले इसके आगे जगह खाली पड़ी हुई है, देखो इतनी जगह खाली पड़ी है, लेकिन ये इसको नहीं आने देगा। अभी अगर कोई और एंकर टैग लिखोगे तो वो उसके नीचे जाने वाला है, इस पूरे ब्लॉक में नहीं आएगा, राइट। तो अगर वो खुद का पार्ट है, अगर नेस्टिंग कर रखा है तो वो आएगा इसी, ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो इसी का पार्ट है, फाइन, ओके। नाउ अब देखो दो चीजें अपने को और देखने की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे अभी पता है क्या हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है ना कि मान लो आपको ये तो पता चल गया कि सीएसएस के थ्रू स्टाइल कैसे करते, थोड़ा कलर कैसे देते। तो मान लो आपने किसको कलर दे दिया, H4 को कलर दे दिया, राइट। अब जैसे मान लो ऐसा है कभी कभार कि लेट्स सपोज एक हेडिंग है, राइट, एक मान लो आपकी हेडिंग है H1 और एक मान लो पैराग्राफ है, राइट। इन दोनों को सेम कलर देना है, तो फिर आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि मान लो दोनों को सेम देना, तो एक तरीका तो आपके पास क्या है, H1 को अलग से लिखो, पैराग्राफ को अलग से लिखो। लेकिन सपोज इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है, H1 भी आ रहा है, पैराग्राफ भी आ रहा है, मान लो एंकर टैग भी आ रहा है, आप चाहते हो कि सबको क्या दो, सेम कलर दो, तो फिर आप किस तरीके से कर सकते हो। तो फिर तरीका क्या लगा सकते हो, मल्टीपल वेज। एक तरीका तो ये है, इन सबको एक बॉक्स में बंद कर दो, और जो भी प्रॉपर्टी आपको लगानी वो इंडिविजुअल मत लगाओ, किस पे लगाओ, बॉक्स पे लगाओ, ताकि उस बॉक्स पे जो भी लगेगा वो सबके लिए लगेगा। तो इन बॉक्स को टेक्निकली अपन क्या बोलते हैं ना, एक्चुअली अगर एचटीएमएल की बात करें तो डिव, जो कि मुझे लगता है आप कोई सा भी वेबसाइट खोल के देखोगे, उसको इंस्पेक्ट करोगे, बहुत सारे डिव आपको दिख जाएंगे, राइट। क्योंकि हमेशा वेबसाइट पे जब काम होता है तो कॉम्बिनेशन में से होता है। ये पूरा पोर्शन इस तरीके से करना है, इस पूरे पोर्शन का कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से होना है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या, कौन कौन से पोर्शन को साथ में रखना है। जिनको साथ में रखना है उसको अपन एक बॉक्स में डालेंगे, बॉक्स को क्या बोलते हैं, डिवीजन, दैट इज डिव। और फिर उसको सेम तरीके से अपन क्या करने वाले, स्टाइल करने वाले। तो फर्दर अपन ये चीजें देखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अपन कल या परसों एक वेब पेज भी डिजाइन करेंगे, जहां पे आपको पता चले कैसे आप डिवीजन में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑल, राइट। एक बेसिक जितना भी अपन ने अभी HTML CSS पढ़ा है उसके बेसिस पर अपन एक वेब पेज बनाने की ट्राई करेंगे, सो दैट यू कैन हैव आइडिया। सो चलो रोकते अपन सेशन को यहाँ पे, कल अपन कंटिन्यू करते हैं रिमेनिंग डिव एंड ऑल द पोर्शन, राइट। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, हैव